कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने मैथमेटिकल रिलेशन देखा था दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, जो कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन किया था हमने? ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। इन दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमने लास्ट क्लास में मैथमेटिकल रिलेशन देखा। आज आपकी आपका लेक्चर किस लिए रहेगा, क्या टॉपिक आपको डिस्कस करना है? जो आपने मैथमेटिकल रिलेशन देखा था दोनों के बीच में, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, इन दोनों के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन आया था, उस रिलेशनशिप की हेल्प से आपको रॉल्स लॉ को डिराइव करना है। रॉल्स लॉ चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। सॉल्यूशन जब हमने स्टार्ट किया उसी टाइम पे हमने रॉल्स लॉ को डिस्कस किया था। उसी की हेल्प से हम आगे की तरफ प्रोसीड करके फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक पहुंचे हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैथमेटिकल रिलेशन आपने ऑस्मोटिक प्रेशर की और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की जो मैथमेटिकल रिलेशन देखी थी, उस रिलेशन की हेल्प से आपको रॉल्स लॉ को डिराइव करना है। अब देखो क्या है टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ Rolle's law from relationship between osmotic pressure and lowering in vapor pressure। तो वही मीनिंग है कि दोनों रिलेशन जो हमें मिला है रिजल्ट, उससे हमें रॉल्स लॉ को डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमें क्या मैथमेटिकल रिलेशन मिला था। P नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, P नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इज इक्वल टू MP बाय DRT, MP बाय DRT। और मैंने लास्ट क्लास के बिल्कुल लास्ट में ये सारे टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको कि कौन सा पॉइंट या कौन सा फैक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो रिप्रेजेंट करने का या वो एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आपके पास ना तीन तरह के P दिखाई दे रहे हैं, मतलब प्रेशर जो है वो तीन टाइप के हैं। कौन कौन से? आपका P नोट है, आपके पास PS है और P है। P यहाँ पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर को। PS आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। और P नोट यहाँ पर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, या प्योर सॉल्वेंट भी कह सकते हो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो तीनों प्रेशर्स में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। P नोट हमारा प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और PS हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, और PS हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। और यहाँ से आपके पास लास्ट में आपने लिखा भी था P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मतलब रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था प्रेशर के। तो अब हमने मैथमेटिकल रिलेशन ये देख ली थी, इससे हमें डिराइव करना है रॉल्स लॉ को। तो रॉल्स लॉ को डिराइव करने के लिए आपको कुछ टर्म्स का यूज करना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या फैक्टर्स का यूज करोगे? आपने ना ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट किया, उसके बाद लॉज किए थे, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें आपने बॉयल्स लॉ, बॉयल्स वॉन्ट-ऑफ लॉ के नाम से पढ़ा, बॉयल्स वॉन्ट-ऑफ लॉ, चार्ल्स वॉन्ट-ऑफ लॉ, एवोगैड्रो वॉन्ट-ऑफ लॉ। और जिस तरह से आपने ये की हुई आइडियल गैस इक्वेशन की हुई है, उसी तरह से वॉन्ट-ऑफ इक्वेशन भी की थी। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये था कि हमने जो लॉज पढ़े थे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़े थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आपने इनको स्टडी किया था। और जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जो अब हमने कंसेप्ट पढ़ा उससे पहले या पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा हुआ था, वो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन, मतलब आइडियल गैस के लिए हमने वो लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। तो हमने डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी ऐसे ही रिजल्ट्स पढ़े थे। और आपने एक इक्वेशन की थी वॉन्ट-ऑफ इक्वेशन विच इज सिमिलर टू द आइडियल गैस इक्वेशन। तो वॉन्ट-ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वॉन्ट-ऑफ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू want-of equation, want-of equation क्या होता है? want-of equation का रिलेशन PV is equal to nRT, PV is equal to N2RT। आपने देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंडेंट था। और यहाँ पर आपका आइडियल गैस इक्वेशन से सिर्फ एक ही टर्म में डिफरेंस है। यहाँ पर PV is equal to nRT ही आपकी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। वहां पर आप सिंपल प्रेशर की बात करते हो, बट वॉन्ट-ऑफ इक्वेशन में जो ये P है वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल P से हमने यहाँ पर भी किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये हमारी थी वॉन्ट-ऑफ इक्वेशन।
रिलेशन में आपको अगर वॉल्यूम की बात करनी है तो ये हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन का कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ पर ये हमारा टेम्परेचर उस सॉल्यूशन का उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर, और ये P हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे हम वॉन्ट ऑफ इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन ये आएगी PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और अप्लाई करना है आपको। क्या कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है? आप देखो, जो भी आपने सॉल्यूशन फॉर्म किया, सॉल्यूशन आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, जब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, वहां पर सोल्यूट आप ऐड करते हो। तो सोल्यूट आपका कौन सा होता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। और आप किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट को जब ऐड किया गया, N2 नंबर ऑफ मोल्स आपके सोल्यूट के ऐड किए गए, तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनमें ऐड किया। सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में हमने N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए। बट दोनों को जब ऐड किया तभी तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात करूं, तो वो हमारा जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हम कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन यूज कर सकते हैं, विच इज N1 इज इक्वल टू D इंटू V बाय M। D इंटू V बाय M। अब ये रिलेशन आप देखो कैसे आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मुझे कैलकुलेट करने हैं, सोल्यूट मुझे पता है N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। अगर मुझे इसे सॉल्यूशन के अंदर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लेके चल रहे हैं उसमें मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए रिलेशन है मेरा D इंटू V बाय M। इसका मतलब यहाँ पर D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को। D is equal to density of solution। उसके अलावा V आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके अलावा M जो है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सभी को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होगा। तो अगर मैं यहाँ से N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए सॉल्वेंट के लिए डेंसिटी कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं इसको जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर दूं। ध्यान से सुनो, डेंसिटी हमें पता है मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। डेंसिटी किसके इक्वल होगी? मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होगी। अगर मेरी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम के इक्वल है और मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, या सॉल्वेंट की जस्ट मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मुझे उसके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देना है उसको। तो यहाँ जैसे ही हम N1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी रिलेशन आ जाएगी D इज इक्वल टू M बाय V इंटू N1। N1 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें से इसी इक्वेशन से अगर मैं N1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं, N1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? देखो यहाँ इसी इक्वेशन से N1 इज इक्वल टू D इंटू V बाय M। D इंटू V बाय M। सेम रिलेशन मैंने यहाँ लिखी। ये हमने किसके लिए लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दोबारा देखिए हमने क्या कहा। हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन थी जो कि हमने लास्ट क्लास में डिराइव की थी। रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन थी। हमारे पास ये वैल्यू थी। अब इससे हमें रोल्स लॉ की तरफ जाना है, और आपको पता है रोल्स लॉ की इक्वेशन क्या कहती है? रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला फैक्टर रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है। याद कीजिए रोल्स लॉ जब आपने पढ़ा था, रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये हमारा इक्वल होता है, या फिर यूं कह लो कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। और मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ आपको कि सबसे पहले इक्वेशन देखा करो, ये क्वेश्चन देखा करो कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना होता है। तो हमारे पास ये रिलेशन थी। इस रिलेशन के बारे में उसने खुद से कहा है कि इस रिलेशन का यूज करते हुए रोल्स लॉ तक जाना है। तो ये रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास थी। अब इस रिलेशन में हमें रोल्स लॉ को अगर इन्वॉल्व करना है तो
मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पर कंसेप्ट लेके आना है। उसके लिए हम कुछ ऐसे रिलेशंस का यूज करेंगे जिसमें ये फैक्टर्स भी यूज होते हो, ये वाले फैक्टर्स भी यूज होते हो और आपका नंबर ऑफ मोल्स भी कहीं ना कहीं यूज होता हो। तो इस तरह से हमने रिलेशंस को उठाना था। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स की बेसिस पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक इक्वेशन पता थी, वॉन-हॉफ इक्वेशन। हमने वो इक्वेशन ली, PV इज इक्वल टू N2RT के इक्वल होगा। और ये चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की किस बेसिस पर लिखा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब कहोगे मैम ये यहाँ पर यूज तो नहीं हो रही। ऑस्मोटिक प्रेशर आ चुका है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर आ चुका है, V इज वॉल्यूम है आपका N2RT। यहाँ से आप चाहते तो डायरेक्ट P की वैल्यू कैलकुलेट करते और वैल्यू पुट कर देते, बट हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए कि वहां पर हमारे लिए पुट करना थोड़ा सा इजी रहे, उसके लिए हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक रिलेशन का यूज कर रहे हैं। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर अगर N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होंगे। तो N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने का तरीका हो सकता है आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय मॉलिक्यूलर मास या मास। तो यहाँ पर आप ये वाली रिलेशन कैसे आई वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि डेंसिटी हमारी मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। और अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स की अगर आपको बात करनी है तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो N1 नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपकी डेंसिटी आ गई। तो डेंसिटी यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय M आपके पास आ गया। यहाँ ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ चुके हैं। यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ या आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर मैं वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करूँ इस इक्वेशन से, अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करती हूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, M(N1) डिवाइडेड बाय D, M(N1) डिवाइडेड बाय D। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 इसको अज्यूम करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करो। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, वॉन-हॉफ इक्वेशन। तो वॉन-हॉफ इक्वेशन में ये वॉल्यूम की वैल्यू आपको जस्ट पुट करनी है। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास रिलेशन देखिए क्या आएगा, PV इज इक्वल टू N2 बाय N2RT। यहाँ से P इज इक्वल टू N2RT बाय V लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके N2RT बाय V लिख सकती हूँ। अब इसमें V की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू N2RT डिवाइडेड बाय MN1 बाय D है। तो यहाँ आ जाएगा आपका MN1 इंटू D। ये इक्वेशन आ गई। तो P की वैल्यू आपकी क्या आई है, N2RT इंटू D डिवाइडेड बाय MN1। तो अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, जो कि आपकी दोनों की रिलेशन थी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मैथमेटिकल रिलेशन आप लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है ऑलरेडी या ऑब्जर्व कर रखी है, उसमें आप डायरेक्ट पुट करो इस वैल्यू को, प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू को। तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, देखिए P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू M बाय DRT। तो मैं एज इट इज लिख रही हूँ क्योंकि ये वैल्यू तो हमें नहीं पुट करनी है, हमें जस्ट P की वैल्यू पुट करनी है। इसकी जब P की वैल्यू पुट करेंगे तो N2 डिवाइडेड बाय N1, तो देखो है हमारे पास N2 डिवाइडेड बाय N1, साथ में क्या है DRT डिवाइडेड बाय M। ये इक्वेशन है DRT बाय M। अब देखो यहाँ पर भी DRT है, यहाँ पर भी DRT है, DRT से DRT कैंसिल, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, M से M कैंसिल। तो आपके पास P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 किसके इक्वल आ गया है, N2 बाय N1। और रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि हम मतलब डिराइव कर दिया एक तरह से कि हम किसकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से हमने रोल्स लॉ को डिराइव कर दिया। और यही उसने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इसको डिराइव करके दिखाइए। जस्ट 2 ही स्टेप यूज करे हैं आपने और कुछ नहीं किया, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट ही किया साथ में।
क्या स्टेप यूज किया? फर्स्ट आपने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन को यूज करा है। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो इन्वॉल्व थे, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को भी हमने उसी में इन्वॉल्व करके मर्ज करके एक इक्वेशन बना ली, या एक रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, और वहां से ऑस्मोटिक प्रेशर की रिजल्ट ये आया, और इस रिजल्ट को जस्ट हमने इस इक्वेशन में पुट किया है, और पुट करने के बाद रीअरेंज करके उसको कैलकुलेट कर, जो भी फैक्टर्स कट हो रहे थे वो कट करके हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ गया है। तो ये रिजल्ट आपका रोल्स लॉ को डिफाइन करता है। अब ये डेरिवेशन तो हुआ कंप्लीट, हमने डिराइव कर लिया रोल्स लॉ को इस मैथमेटिकल रिलेशन की हेल्प से, या रिलेटिव लॉवरिंग और ऑस्मोटिक प्रेशर की मैथमेटिकल रिलेशन की हेल्प से हमने रोल्स लॉ को डिराइव कर लिया है, और ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। बट इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जो आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज ये वाला टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक एक कर लेते हैं, छोटा सा, बहुत ही छोटा रहेगा आपका। कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिराइव कीजिए या प्रूव कीजिए कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। टू डिटरमाइन द वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट of solute with the help of osmotic pressure, osmotic pressure। क्या करना है आपको? वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करके दिखाना है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ ऐड करो, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट आपने पूरा पढ़ लिया है, पूरी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के साथ भी उसको रिलेट कर लिया है हमने, उसकी हेल्प से, मतलब उनके रिलेशन की हेल्प से हमने रोल्स लॉ तक भी डिराइव कर लिया है। बट आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है कि अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की इंफॉर्मेशन है तो वहां से आप वेट ऑफ, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? फिर से वही वॉन्ट ऑफ इक्वेशन की हेल्प लोगे। फ्रॉम want of equation, we know that क्या इक्वेशन है want of equation? अभी आपने यूज की थी PV is equal to N2RT, PV is equal to N2RT, और यहाँ पर आपका P क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर, V क्या था? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, N2 क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, R क्या था? गैस कांस्टेंट, T क्या है आपका? टेम्परेचर। तो यहाँ से अब आपको डिराइव करना है किसको? मॉलिक्यूलर वेट को, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो आप देखो N2 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और आप सभी को पता है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए जो भी आपके सामने सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, आपके सामने सोल्यूट गिवन होगा और आपका सॉल्वेंट गिवन होगा। सोल्यूट का वेट तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपको, सपोज मैंने आपको सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए दिया, मैंने कोई सॉल्वेंट दे दिया है आपको और कोई सोल्यूट दिया, जो भी मैं सोल्यूट दे रही हूँ उसका वेट तो एटलीस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, उसका वेट तो ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वेट हमें पता चल जाएगा। बट मॉलिक्यूलर वेट तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं आपको नहीं बता रही कि मैंने दिया क्या है, तब तक आप मॉलिक्यूलर वेट नहीं कैलकुलेट कर सकते। बट अगर आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज हमें प्रूव करनी है। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमें वेट चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो इस वैल्यू को हम जब यहाँ पर पुट करेंगे, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ W बाई कैपिटल M। W यहाँ पर क्या है? वेट ऑफ द सोल्यूट, और M क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो PV
इज इक्वल टू W बाय M इंटू RT, W बाय M इंटू RT। और इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू, कैपिटल M की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, M इज इक्वल टू WRT, W2 से बल्कि रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं, जो कि हम 2 से रिप्रेजेंट करते आए हैं। तो W2RT डिवाइडेड बाय PV, ये इक्वेशन आई मेरी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की। अब इसके लिए देखो R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, W2 मैंने अभी आपको कहा कि वेट कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके सामने सोल्यूट गिवन है, उसका नाम भी नहीं बताया कि क्या हमने दिया है आपको, तो उसका आप वेट तो एटलीस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। R आपका गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर की किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो, P आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हो और उसका वॉल्यूम आपको पता है तो वहां से आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही चीज हमें डिटरमाइन करनी थी कि अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर इंफॉर्मेशन है तो वहां से मैं उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो हमने वही चीज प्रूव करके दिखा दी कि हाँ, हम उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट हमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, जस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ही ऐसी टर्म है जो कि हमारे पास एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, हम खुद से एक मतलब एस्टिमेट करके नहीं बता सकते। वेट में कैलकुलेट कर सकती हूँ वेइंग मशीन से, R मुझे पता होगा, T मुझे पता होगा, वॉल्यूम हम देख सकते हैं, सॉल्यूशन का मतलब चेक कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट नहीं कर सकती, बट अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर पता है तो वहां से मैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है सॉल्यूट का विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेरी तरफ से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम अभी के लिए हमारा ये पूरा कवर अप होता है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई। हालांकि इन्हीं टर्म्स को हम थोड़ा सा जब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे वहां पर थोड़ा रिलेट करते चलेंगे, क्योंकि आगे जिस तरह से हमने रिलेटिव लॉगरिथम वेपर प्रेशर को और ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेट किया है ना, इसी तरह से आगे वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करेंगे। बट डिटेल डिस्कशन जो थी हमारी इस कंसेप्ट की वो हो चुकी है। आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।